धूल वाला। रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। रात के सन्नाटे में डूबा छोटा सा चंदनपुर गांव किसी गहरी नींद में नहीं बल्कि एक अनजाने खौफ में सोया हुआ था। गांव की आखिरी सीमा पर बना वो भूतिया फार्म हाउस सालों पहले बंद पड़ा हुआ था। इसी आलीशान फार्म हाउस का मालिक मंगल सिंह था, लेकिन एक काली रात को एक भयानक हादसे ने सब बदल दिया। उस फार्म हाउस के एक बंद कमरे में लगी आग में मंगल सिंह जिंदा जल गया। तब से वो फार्म हाउस वीरान पड़ा है। केवल एक इंसान वहां रुकने की हिम्मत करता, वो है बूढ़ा चौकीदार सुखीराम। वो अक्सर रात को हाथ में लालटेन लेकर उस फार्म हाउस को पहरा देता है। उसी रात शहर से चंदनपुर गांव में आए दो इंसान, विक्रम और उसकी पत्नी मीरा। विक्रम एक सीधा साधा पोस्टमैन था जिसका ट्रांसफर चंदनपुर के एक सरकारी डाकघर में हुआ था। सस्ते किराए और सरकारी सुविधा के कारण विक्रम को वहीं मंगल सिंह का पुराना फार्म हाउस रहने के लिए मिला था। जब विक्रम और उसकी पत्नी मीरा गांव के चौक पर आए तो उन्हें वहां एक चाय की दुकान पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। कौन हो तुम लोग? और इतने रात को, वो भी रात के 8 बजे इस गांव में किस लिए आए हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि रात के अंधेरे में इस गांव में कोई नहीं आता? काका, मेरा नाम विक्रम है। मैं शहर से आया हूं। मैं एक पोस्टमैन हूं। मेरा तबादला इसी गांव के डाकघर में पोस्टमैन के तौर पर हुआ है। ये मेरी पत्नी मीरा है। जैसे ही गांव वालों ने पोस्टमैन शब्द सुना, अचानक उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। रामलाल ने विक्रम से धीरे से पूछा, अच्छा, तो तुम एक पोस्टमैन हो? हाँ, इस चंदनपुर गांव में आज तक पोस्टमैन की जगह खाली थी। तो बेटा तुम यहां रहने आए हो, लेकिन तुम लोग रहोगे कहां? काका, मुझे सरकार की तरफ से इसी गांव में, जो वो पुराना मंगल सिंह वाला फार्म हाउस है, वही मुझे रहने के लिए मिला है। जैसे ही विक्रम ने उस फार्म हाउस की बात की, ये सुनते ही वहां बैठे सभी के चेहरों से घबराहट साफ दिखने लगती है। रामू काका का चेहरा डर से कांपने लगा। बेटा तुम शहर के हो, शायद इन बातों को नहीं मानोगे, पर उस फार्म हाउस की मिट्टी में आज भी आग की गंध आती है। सालों पहले उस फार्म हाउस का मालिक मंगल सिंह उसी फार्म हाउस में एक हादसे में जलकर मर गया था। तब से वो फार्म हाउस श्रापित है। तब से उस फार्म हाउस की तरफ गांव का कोई इंसान भूल कर भी नहीं जाता। साहब, रामू काका सही कह रहे हैं, वहां मत जाओ। वहां सिर्फ दीवारों का साया नहीं, मंगल सिंह का गुस्सा भी रहता है। वहां अब सिर्फ सुखीराम चौकीदार रहता है, और वो भी रात को अपने घर चला जाता है, और पूरी रात वो घर से बाहर नहीं निकलता। काका, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं। जहां जगह मिली है मुझे वहीं रहना होगा। अरे साहब, हम लोग आपको इतना समझा रहे हैं कि उस फार्म हाउस में रहने मत जाओ, तो भी तुम ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो। अगर आपको रहना ही है तो आप दोनों इसी गांव के किसी के घर में रह सकते हो, लेकिन उस फार्म हाउस की तरफ मत जाओ, नहीं तो आप दोनों उस फार्म हाउस से जिंदा वापस शहर नहीं लौट पाओगे। हाँ बेटा, तुम दोनों कुछ दिन मेरे घर में रह सकते हो। बाद में तुम इसी गांव में अपनी एक छोटी सी रूम बना के वहां रहना। नहीं काका, मुझे उसी फार्म हाउस में रहना होगा, क्योंकि सरकार के तरफ से मुझे वही फार्म हाउस रहने को मिला है। गांव के लोगों की ये बातें सुन के विक्रम की पत्नी मीरा थोड़ी सहम गई, लेकिन विक्रम का साथ देखकर वो चुप हो गई। वे दोनों सामान लेकर उस फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों उस फार्म हाउस के पास पहुंचे तो उन दोनों को वहां एक इंसान हाथ में लालटेन ले खड़ा दिखाई दिया। रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना। इस चौखट के भीतर सरकारी हुक्म तो चलती है, पर मंगल सिंह की रूह का पहरा नहीं। कौन हो तुम लोग, और इस वक्त यहां क्या लेने आए हो? बाबा, घबराइए मत। मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव का नया पोस्टमैन हूं। सरकार ने मुझे और मेरी पत्नी मीरा को रहने के लिए यही फार्म हाउस दिया है। क्या आप ही इस फार्म हाउस के चौकीदार हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं ही इस फार्म हाउस का चौकीदार हूं। अच्छा,
तो तुम ही वो पोस्टमैन हो जो यहाँ रहने आए हो। पिछला जो पोस्टमैन आया था वो तो इस फार्म हाउस में 3 दिन भी नहीं टिक पाया। वो तो जल्दी ही ये फार्म हाउस छोड़कर यहाँ से शहर भाग गया। बेटा, इस फार्म हाउस की दीवारें बातें करती हैं और इसके गलियारे रोते हैं। अगर अपनी और अपनी पत्नी की सलामती चाहते हो तो अभी शहर लौट जाओ। सुनो विक्रम, गांव वाले भी यही कह रहे थे और अब ये बाबा भी यही बात कर रहे हैं। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए ना, आज की रात गांव के उसी काका के घर रुक जाते हैं। अरे मीरा, तुम भी इन पुरानी बातों में आ गई। बाबा, हम थक चुके हैं। हमें बस रात गुजारने के लिए छत चाहिए। हमें जल्दी फार्म हाउस की चाबी दीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वापस नहीं जाना है तो ये लो फार्म हाउस की चाबियां। मैं अपने घर जा रहा हूं। एक बात याद रखना, रात को चाहे कोई भी आवाज दे या कोई भी पुकारे, पिछला दरवाजा कभी मत खोलना। वो दरवाजा सीधा उस कमरे की तरफ जाता है जहां मंगल सिंह जला था। सुखीराम चौकीदार ने विक्रम के हाथ में उस फार्म हाउस की चाबी दी और वो वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। विक्रम ने भारी मन से फार्म हाउस का ताला खोला और दोनों फार्म हाउस के अंदर आ गए। जैसे ही दोनों अंदर आए, वहां एक अजीब सी सड़न और जलने की गंध उनके नाक से टकराई। अंदर का मंजर डरावना था। तभी रसोई से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। रविवार की शाम भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं माधव, रामू और सबका चहीता कैलाश उपाध्याय, इलाके के एक्स पुलिस सब इंस्पेक्टर। चाय की चुस्की लेते हुए माधव ने बोला, कैलाश जी, आपने पुलिस जीवन के किस्से, रहस्य भरी कहानियां तो बहुत सुनाई हैं, लेकिन आज क्या सुना रहे हैं? आज कुछ हटके, कुछ अलग तरह का किस्सा सुनाएंगे क्या? एक अद्भुत घटना मुझे आज भी याद है, जो मेरी पुलिस की नौकरी के दौरान घटी थी। खून का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, ये मैंने उसी दिन की घटना से समझा था। तो फिर देर कैसी, वही किस्सा आज सुनाइए हमें। यह किस्सा करीब 30 साल पुराना है। मेरी पोस्टिंग बिशनपुर नाम की एक जगह पे थी। असली मायने में गांव जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बिजली तो वहां पहुंची ही नहीं थी। गांव के आखिरी छोर पर एक घर में रहने का इंतजाम किया गया था। खाना बनाने के लिए गांव का ही एक आदमी रामदिन को रखा था। एक दिन रामदिन रात को खाना देते वक्त बोला, साहब, आपसे एक बात कहूं? हाँ, बोलो ना। आप ना थोड़ा जल्दी घर लौटिएगा रात को। मुझे लगा शायद रात को खाने में देर हो जाती है, मेरी सेहत के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन उसने कहा, रात को जंगल से गीदड़ों का झुंड निकलता है, अकेला पाके मार भी डालते हैं। कितनों ने तो जान तक गंवाई है, इसीलिए कह रहा था। ओ, ये बात है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बंदूक रहती है हमेशा, और हम पुलिस वालों को इतना वक्त देखकर चलना तो शोभा नहीं देता ना। सब हमारे भरोसे ही चैन से सोते हैं, वो भी तो देखना होगा। रामदिन मेरी बात से कुछ खास संतुष्ट नहीं हुआ। उसका चेहरा देखकर ही मैं समझ गया था। 7 दिन बाद की बात है। एक दिन पहले ही रामदिन अपने घर गया था। उसके पिता की तबीयत खराब थी, अस्पताल के चक्कर काट रहा था। मैंने ही कहा था, अभी यहां आने की जरूरत नहीं है, पिताजी के पास ही रहो, मैं कुछ दिन खुद ही कुछ बना लूंगा। उस दिन सुबह से ही
तेज बुखार था। उठकर कुछ पकाऊं मन ही नहीं किया। दवा खाकर गहरी नींद में था। पुलिस चाचू, मेरे साथ चलो ना। ओ पुलिस चाचू। बहुत मीठी आवाज में एक बच्चे की पुकार से मेरी नींद टूट गई। आंखें खोली तो कमरा अंधेरे में डूबा है। ओ पुलिस चाचू, सुनो ना एक बार। फिर वही आवाज, इतनी रात को बच्ची की आवाज, वो भी मेरे दरवाजे पर। हैरानी तो हुई मुझे। मेरे पास आई है, कोई मुसीबत है क्या? नहीं, जाना ही पड़ेगा। खाली पेट बुखार की तेज दवा खाई थी, इसलिए सर भारी हो रहा था। लेकिन उस बच्ची की आवाज में इतना दर्द था कि मैं मना नहीं कर पाया। दरवाजा खोलते देखा एक छोटी लड़की चौखट पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू। अरे बेटी, तुम इतने रात गए यहां? वो लड़की रोते हुए कहा, पुलिस चाचू, हाँ बस एक बार मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर कहां? हमारे घर। मेरी माँ बहुत मुसीबत में है। तुम्हारी माँ मुसीबत में? हुआ क्या है? वो लंबी कहानी है। आप तुरंत मेरे साथ चलोगे क्या? बुखार का ख्याल दिमाग से निकल गया। उसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि उसे ना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। जरूर चलूंगा, रुको जरा। वो बच्ची मेरे आगे आगे चल रही थी। उसे देखकर काफी बुरा लग रहा था। नंगे पैर चलने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? घर पर क्या और कोई नहीं है? इतनी रात में तुम्हें अकेला भेज दिया मेरे पास। बाकी लोग क्या थाने गए हैं? नहीं, और कोई नहीं है मेरा। लड़की ने और कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलती रही। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक अंधेरे से दो आदमी निकल आए। जा कहाँ रहा है? चलो, अच्छा ही हुआ तू रास्ते में मिल गया। तेरे घर ही जा रहे थे। खबर मिली थी कि तेरा नौकर घर पे नहीं है। आज रात ही तुझे टपका देंगे। अरे, तुम लोग कौन हो? हम तेरी मौत हैं। अरे बता ही दे, वैसे भी थोड़ी देर में लुढ़क जाएगा। मन में दुख मत रखने दे। मंगलू भाई के आदमी हैं हम। तू जब से यहां आया है तब से बॉस के काम में बाधा डाल रहा है। ओह, तो तुम लोग उसके आदमी हो। गैर कानूनी धंधे चलाना, तस्करी करना, जुआ सट्टा, ये सब रोकूंगा नहीं तो क्या छोड़ दूंगा? फिर बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। रिश्वत देंगे तो भी नहीं लेगा और काम में टांग भी अड़ाएगा। रुक, दिलाता हूं तुझे मैं रिश्वत। ये बोलकर बंदूक निकालने गया, लेकिन ये क्या, हड़बड़ी में तो मैं वो लाना ही भूल गया। अरे रे, बंदूक लाना भूल गया क्या? आप लोग हटो ना सामने से। मेरी माँ मुसीबत में है। पुलिस चाचू बहुत अच्छे हैं। उनकी तबीयत खराब है, फिर भी मेरे साथ जा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है? मैंने तो उसे नहीं बताया। फिर उसे कैसे पता? ये बिद्दी सी लड़की कौन है बे? इसने सब जान लिया। इसे भी टपकाना पड़ेगा। तुम लोग हमें जाने दो। जाने देंगे। तुम दोनों को आज जाने देगा या फिर? बाप रे,
कौन? भाग भाग यहाँ से। कुछ पलों के अंदर क्या हुआ मेरे समझ के बाहर था। चाचू जल्दी चलो अब। क्या क्या हुआ? वो लोग वैसे भागे? तुम? ओ चाचू वो सब बाद में। मेरी माँ। और कुछ से पूछा नहीं, वक्त बर्बाद किए बिना जल्दी चला उसके घर। कहीं कोई अनहोनी उसके माँ के साथ हो जाए, ना जाने क्या हुआ होगा। थोड़ा आगे जाते ही देखा सामने एक घर है, वहीं से आवाज आ रही है। आज तेरा आखिरी दिन या मेरा? हरामजादी कहीं की इस बार भी लड़की होगी। इस बार दोनों को मार डालूंगा। मुझे और मत मारो, क्या हुआ लड़की हुई तो? चाचू माँ। अंदर घुसते देखा एक आदमी एक औरत को जमीन पर गिराकर उसे मारने जा रहा है। तभी समझ गया वो प्यारी बच्ची अपनी मां की किस मुसीबत की बात कर रही थी। हे, रुक तू। तू कौन है बे? मैं तेरा बाप बे, सब इंस्पेक्टर कैलाश उपाध्याय। पुलिस का नाम सुनते ही उसके हाथ से लाठी गिर गया। रोने लगा वो आदमी। चुप कर, फालतू में रोने की कोई जरूरत नहीं। बेसहारा औरत पर हाथ उठाना अच्छा लगता है ना? पुलिस सुनते ही सारी हवा खत्म। चुपचाप बैठ वहां। भागने की कोशिश की तो ऐसा बुरा हाल करूंगा तेरा। ये बात सुनते ही वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया। उठो बहन, अब तुम्हें और कोई डर नहीं। उसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। पुलिस बाबू, आप एकदम सही वक्त पर आ गए, वरना क्या हुआ है? वो तुम्हें मार क्यों रहा था? मेरी लड़की होने वाली है साग। मैंने मना किया था, पर इसने जबरदस्ती जांच करवाई और जान लिया कि मेरे पेट में लड़की है। और ये जानते ही। अरे वो हैवान, तुम लोग कब ये सब बंद करोगे? जानता नहीं, बच्चे के जन्म से पहले ये जानना गैर कानूनी है। इसके लिए तो तुझे और बड़ी सजा मिलेगी। पिछली बार भी मेरे पेट में एक लड़की आई थी। उनके ना चाहते हुए भी मैंने उसे जन्म दिया। नाम रखा परी। कितनी सुंदर फूल जैसी थी मेरी परी। जब वो 6 साल की थी, तब एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद दूर के एक तालाब में उसकी लाश तैरती हुई मिली। जुबान लड़खड़ा जाता है और बोल नहीं पाता है वो। एक संतान जिसे उसकी मां खून पसीने से बड़ा करे, अगर वही आंखों के सामने मर जाता है तो उस मां पर क्या गुजरती है, क्या कोई समझ सकता है? शुक्र है मर गई, वरना पूरी जिंदगी मुझे उसे लड़की का बोझ उठाना पड़ता। कितनी चाह थी, लेकिन लड़का होगा। फूटी किस्मत मेरी। मेरा मन किया कि उसी वक्त उस आदमी का सर फोड़ दूं, पर मैं पुलिस वाला हूं। कानून अपने हाथ तो नहीं ले सकता। कानून ही उसे सजा दिलाएगा। पर साहब, आप यहाँ कैसे आए? किसने खबर दी आपको? अचानक जैसे रूहों कांप उठा। चौंक गया मैं। परी, इसकी बेटी, वो तो पानी में डूबकर मर चुकी है। तो जो मुझे बुलाने आई थी, वो क्या? समझ गया मैं पूरी कहानी। आपकी परी ही मुझे बुलाने गई थी। खुद भले ही जिंदा ना हो, लेकिन मां और होने वाली बहन को बचाने आई थी।
शायद इसे ही कहते हैं खून का रिश्ता। परी, मेरी बेटी परी आई थी। हैं? कहाँ कहाँ है मेरी परी साहब? हैं? कहाँ? बाहर बाहर खड़ी है। हाँ, बाहर निकलकर देखा, कोई नहीं था। होती भी कैसे? उसका काम खत्म जो हो गया था, अब लौटकर नहीं आएगी वो। मेरी आंखें भी भर आई। बस एक ही बात बार बार चिल्लाकर कहने का मन कर रहा था, दुनिया की सारी परियां बहुत खुश रहो तुम सब। ऐसी एक कहानी सुनकर रामू और माधव का भी आंखें जैसे नम हो जाती है।